हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का वाइट रेड प्लस का मैच, जो कि होने जा रहा है सॉमरसेट और हैम्पशायर के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है कूपर एसोसिएट काउंटी ग्राउंड पे, जो कि सॉमरसेट का घर है जो है टॉन्टन में। काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पे मैच फिर से होने जा रहा है। मतलब बीच में कुछ मैचेस बारिश की वजह से नहीं हो पाए थे और कुछ अवॉय मैचेस भी था सॉमरसेट का, इसीलिए हैम्पशायर का आखिरी दो मैच हो नहीं पाया है, ठीक है, बारिश के चलते। और उसके पहले जो लास्ट मैच वो खेल के गए हैं मिडिलसेक्स के अगेंस्ट, वो हार गए हैं। मतलब जो मिडिलसेक्स अभी तक इस टूर्नामेंट में एक ही मैच जीती है, उनके अगेंस्ट में ही वो हार गए थे। और वही एक लौता जीत है जो मिडिलसेक्स को दर्ज हुआ था। और अभी तो इनके टीम में और भी ज़्यादा इश्यूज आने वाले हैं, क्योंकि काइल अबॉट नहीं है, लियम डॉसन नहीं है। इनके जगह पर एक इंटरनेशनल प्लेयर को इन्होंने इंक्लूड करा है। अभी उनका रोल क्या होगा वो भी देखना पड़ेगा, और कुछ नए प्लेयर्स को उन्होंने रखा है, वो कैसे हैं आपकी टीम में, कैसे वो फिट हो सकते हैं, अगर हो सकते हैं तो वो सब कुछ हम यहाँ पे बातें करेंगे। सॉमरसेट की टीम में भी एक बहुत बड़े प्लेयर का इंक्लूजन हुआ है। बड़े मतलब नाम से वो बड़े नहीं हैं, लेकिन काम अब बहुत ही बड़े बड़े कर रहे हैं। तो वो कौन से प्लेयर्स हैं, उनका रोल क्या होगा और किस तरह से हम हमारी ड्रीम 11 की टीम बना पाएंगे, सब कुछ के बाद वो सब कुछ यहाँ पर डिस्कस होगा। वेदर क्लियर है, कोई इशू नहीं होना चाहिए यहाँ पे। आखिरी 5 मैचों की बात करें तो सॉमरसेट यहाँ पर 4-1 से आगे चल रही है, ठीक है। इस ग्राउंड पे बहुत अच्छा मैं नहीं कहूँगा, ठीक ठाक ही रिकॉर्ड्स है। और इस सीज़न में भी पहले 2 मैच वो हार गए थे, उसके बाद केंट के अगेंस्ट में जीत दर्ज करा था। मेरे ख्याल से वही एक लौता जीत है जो सॉमरसेट को इस सीज़न में दर्ज हुआ है। पहले 2 मैचेस में बॉलिंग की वजह से उनको हारना पड़ा था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो अपना जो बॉलिंग है वो भी रिदम पे वापस आ रहा है। आखिरी मैच उन्होंने सरे को हराया हुआ था, जैक लीच ने जहाँ पर बॉलिंग से और हिलरत ने बैटिंग से लीड करा हुआ था। तो देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती है तो क्या होता है। हम स्टार्ट करते हैं 2017 से, जो कि साउदम्पटन में हुआ था, मतलब हैम्पशायर का घर। 189 हिल्ड्रेथ। अभी इस नाम को आपको आज के मैच में प्रायोरिटी देनी है। क्यों देनी है मालूम? क्योंकि आज के मैच में सॉमरसेट की टीम में आने वाले हैं डेवन कॉनवे। अभी ये कौन है इनके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनके आने से क्या होगा कि वो आ जाएंगे ओपनिंग स्लॉट पे, मतलब बैंटन के साथ वो ओपनिंग करेंगे। और हिल्ड्रेथ जहाँ पे उनका यूजुअल पोजीशन होता है, मतलब 1 डाउन या 2 डाउन, वहाँ पे वो आ जाएंगे। मतलब पहले जो जिस तरह का आप खेल देख रहे थे हिल्ड्रेथ का, मतलब उछल रहे हैं कि हिट करने की कोशिश कर रहे हैं हर बॉल पे, ऐसा अभी हिल्ड्रेथ खेलेंगे नहीं, ठीक है। और ये बड़ी इनिंग्स खेलने की एबिलिटी रखते हैं, ये तो उन्होंने पिछले मैच में भी दिखाया हुआ है। और अभी इनका इंपॉर्टेंस भी ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि आबेल भी नहीं है, तो मिडिल ऑर्डर में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है वो अभी हिल्ड्रेथ को ही लेनी है। क्योंकि बाकी जो उनके अलावा जो प्लेयर्स हैं सारे ही यंग हैं, उनको गाइड करने के लिए भी एक बंदा चाहिए होगा, तो वो काम भी हिल्ड्रेथ ही करेंगे। हम आगे इसके बारे में बातें करेंगे, लेकिन अभी के लिए हिल्ड्रेथ का यहाँ पर आपको रन दिखाया होगा। साथ में क्रिस वुड जो काफ़ी कंसिस्टेंट रहे हैं लियम डॉसन के साथ इस फिक्चर में। लियम डॉसन तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन क्रिस वुड जो है इनका आपको कई बार नाम दिख जाएगा। हैम्पशायर यहाँ पर बैटिंग कोलैप्स हो गया। लीड किया किसने? क्रेग ओवर्टन वालर ने। क्रेग ओवर्टन इस नाम को भी आपको देखना पड़ेगा, जिनका भी इस फिक्चर में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है हिस्टोरिकली। साथ में ग्रेगोरी वैंडर अवेलेबल नहीं है, और बहुत ज़्यादा बड़ा जीत यहाँ पे दर्ज करा सॉमरसेट ने। पहला मैच जो हुआ था टॉन्टन में, सॉमरसेट ने वापस से बड़ा स्कोर खड़ा किया, वापस से हिल्ड्रेथ। साथ में ग्रेगोरी करंट स्क्वाड मेंबर्स में से क्रिस वुड 5 विकेट, ठीक है। यह है पहला मैच जो हम टॉन्टन में देख रहे हैं। क्रिस वुड ने यहाँ पर विकेट निकाला हुआ है। स्टीवनसन के विकेट से डॉसन अवेलेबल नहीं है। बैटिंग से विंस और डॉसन थे, लेकिन डॉसन तो नहीं है, वो पता कि कोई फ़ायदा नहीं। तो दोनों ही मैच में आप देख सकते हैं सॉमरसेट जीती है, और बहुत ही बड़े मार्जिन से जीती है, और बैटिंग दोनों ही मैच में उनका बहुत ही बढ़िया हुआ है। अच्छा, अगला मैच ये हुआ था साउदम्पटन में। यहाँ पर हैम्पशायर ने बनाया 129। वापस से आप देख सकते हैं बैटिंग में इनका अच्छा नहीं हुआ। यहाँ पर उनका बैटिंग अच्छा हुआ था, 9 विकेट भले ही गिरे हों, लेकिन बैटिंग अच्छा हुआ था, लेकिन वो हार गए। यहाँ पर तो बैटिंग कोलैप्स ही हो गया। उसके बाद वापस से बैटिंग कोलैप्स हो गया, जैसे अपने घर पे खेलने आए। ग्रेगोरी कई बार नाम दिख रहा है आपको इनका। स्टीवनसन के यहाँ पर विकेट से सॉमरसेट ने चेस कर लिया इसीलिए, लेकिन करंट स्क्वाड में कोई अवेलेबल नहीं है। ये है मैच जो हैम्पशायर जीती थी। सॉमरसेट की बैटिंग यहाँ पर भी अच्छा हुआ, हिल्ड्रेथ ने यहाँ पर भी अच्छा करा क्रिस वुड के साथ। हैम्पशायर ने यहाँ पर हालांकि चेस कर लिया टारगेट को। डॉसन, तो मैं बार बार कह रहा हूँ इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है इस फिक्चर में, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। साथ में फुलर, क्रेग ओवर्टन, ग्रेगोरी वापस से, ठीक है। ग्रेगोरी हिस्टोरिकली बहुत सारे आपने ऐसे फिक्चर देखे होंगे जिनका यहाँ पर उनका रिकॉर्ड्स रहता है, यहाँ पर भी है, लेकिन इस सीज़न में अभी तक तो खास कुछ उन्होंने करा नहीं है। मेरे ख्याल से बहुत ही रेयर ऐसा सीज़न जा रहा होगा ग्रेगोरी का, अभी तक एक भी विकेट उन्होंने नहीं निकाला है। बैटिंग से भी 20-25 का ही एक स्कोर, 1 या 2 स्कोर है, बाकी कुछ भी उनकी तरफ से अभी देखने को नहीं मिला है। हालांकि टीम रिदम पे वापस आ चुकी है, लेकिन ग्रेगोरी का फॉर्म पे आना अभी भी बाकी है। और आखिरी जो मैच हुआ था दोनों टीमों के बीच में, जो हुआ था साउदम्पटन में, वापस से सॉमरसेट ने बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। इस बार आबेल, बॉलरों में से क्रिस वुड फिर से आपको दिख रहे हैं। हैम्पशायर का बैटिंग यहाँ पर भी कोलैप्स हो ही रहा था, बस 12 ओवर का खेल होने के बाद मैच बंद हो गया। क्रेग ओवर्टन यहाँ पर भी आपको दिख रहे हैं। तो ओवरऑल डोमिनेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है
सोमरसेट की तरफ से। 2 इनिंग्स, बस 2 इनिंग्स रहा है जहाँ पर हैम्पशायर का बैटिंग अच्छा हुआ है। ये एक मैच था जो टॉन्टन में आखिरी मैच हुआ था, जिसको लीड भी किया था डॉसन ने, जो अवेलेबल नहीं है, साथ में फुलर। और ये एक इनिंग्स था जहाँ पर भी डॉसन का परफॉर्मेंस था, साथ में जेम्स विस, जो भी टॉन्टन में ही हुआ था। ठीक है, तो ये 2 इनिंग्स रहे हैं टॉन्टन में जो मैचेस, जहाँ पे रन फिर भी बनाया है हैम्पशायर वालों ने। लेकिन जब भी उसके बाहर मतलब साउथम्पटन में मैचेस हुए हैं, जो कि उनका घर है, वहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से वो हारे हैं। यहाँ पर 91 पर ऑल आउट हो गए, यहाँ पर 129 फॉर 8, और आखिरी जो मैच हुआ था वहाँ पर भी 69 फॉर 6 हो ही गया था। मतलब समय काफ़ी ख़राब होने वाला था, लेकिन मैच बंद हो गया। तो साउथम्पटन के मैचेस को हम फिर भी छोड़ देते हैं, लेकिन अगर हम टॉन्टन के मैचेस की बात करें तो यहाँ पर 1-1 की बराबरी चल रही है आखिरी 5 में से। सोमरसेट भले ही अपर हैंड रखी है फिक्सचर में, लेकिन इस ग्राउंड पे 1-1 की बराबरी चल रही है। भले ही साउथम्पटन में रिकॉर्ड्स बहुत ख़राब रहे हैं, हैम्पशायर का इस फिक्सचर में बैटिंग बहुत ख़राब हुआ है ओवरऑल, लेकिन इस ग्राउंड पे उन्होंने बैटिंग अच्छा करा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हिस्टोरिकली जिस प्लेयर ने यहाँ पे अच्छा करा है वो प्लेयर अवेलेबल नहीं है। तो अभी हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कौन उनका जगह फिल कर सकते हैं। ठीक है, जेम्स विंस का एक मैच में है, वो तो है ही। इसके सिवाय हमने लुइस ग्रेगोरी, क्रेग ओवर्टन की बॉलिंग यहाँ पे कई बार देखी है करंट स्क्वाड मेंबर्स में से। जेम्स हिलद्रेथ का बैटिंग हमने देखा है। इसके अलावा मुझे खास कुछ देखने को नहीं मिला करंट स्क्वाड मेंबर्स में से जो अवेलेबल हैं। हिलद्रेथ ने कुछ मैचों में यहाँ पर रन बनाया हुआ है, 39, 57, उसके बाद नीचे आएंगे तो 28। ठीक है, ऐसा उनका स्कोर रहा है। हेड टू में ज़्यादा कोई बताया गया नहीं है, जो नाम मैंने आपको ऊपर दिखाया उनमें से ही आप कंसिडर कर सकते हैं। ग्राउंड में बातें करते हैं, ये ग्राउंड सोमरसेट का घर है, और जैसे मैं हिस्टोरिकली कहता हूँ कि बैंटन के यहाँ पर बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स रहे थे 2019 वाले सीज़न में, लेकिन मैं क्यों नहीं दिखाता, एक तो उनका करंट फॉर्म और वो सीज़न अलग था। ठीक है, और अगर मैं वो रिकॉर्ड आपको दिखाने के आ जाऊँ तो आप मैनिपुलेटेड हो जाएंगे, ये मैंने पहले ही बताया हुआ है। लेकिन बैंटन के रिकॉर्ड्स यहाँ पे हैं, अगर आप रिकॉर्ड की सुनना चाहते हैं तो। अभी एक बार देख लेते हैं इस ग्राउंड पे मैचेस कैसे कैसे होते हैं। इस ग्राउंड पे एक चीज़ जो आपको कॉमन देखने को मिल जाएगा वो है रन्स, और ये चीज़ आपने ऊपर भी नोटिस करी है कि हैम्पशायर भले ही इस फिक्सचर में उतना अच्छा नहीं कर पाई हो, लेकिन टॉन्टन में आके हमेशा ही वो रन अच्छा करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, देखो ग्लॉस्टरशायर वर्सेस सोमरसेट का मैच हुआ, ग्लॉस्टरशायर ने बनाया 203 रन। वालर जो हिस्टोरिकली यहाँ पे काफ़ी सक्सेसफुल बॉलर रहे हैं, 1-2 करके विकेट लिए जाते हैं। हालांकि पिछले 1-2 मैच से विकेट उनको मिल रहा है, लेकिन अभी भी वो रिदम उनके सामने हम देख नहीं पा रहे हैं। तो जो भी हो, 3 विकेट यहाँ पर वालर के खाते में था, साथ में ग्रेगोरी, डेवी, वैंडमवा अवेलेबल नहीं है। सोमरसेट का बैटिंग यहाँ पर अच्छा हुआ था, लेकिन वो चेस नहीं कर पाए। विल स्मिथ, ये पिछले सीजन में भी एक मैच उनका आया था जहाँ पर उन्होंने बहुत ही बड़ा कुछ इनिंग्स खेल के रखा था। पिछले मैच में भी वो इनिंग्स वो खेल के गए हैं। अभी देखना पड़ेगा कि वो उसे कंटिन्यू कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि पिछले मैच में इस मैच के बाद से, इस इनिंग्स के बाद से उनका कुछ खास आया नहीं था। ग्रेगोरी और पेसर्स का अपर हैंड, ग्रेगोरी हिस्टोरिकली हमेशा इस ग्राउंड पर रहते ही हैं, लेकिन उनका परफॉर्मेंस उस लेवल पर अभी तक आया नहीं है। उसके बाद यहाँ पर 140 पर 9 हो गया, जो कि काफ़ी कम स्कोर था नॉर्दर्नशायर का, जो कि काफ़ी वीकर टीम भी है, आपको पता ही होगा। ग्रेगोरी, गोल्ड्सवर्थी और वालर आपको यहाँ पर परफॉर्म करते हुए दिख जाएंगे। सोमरसेट ने इजीली चेस कर लिया, लीड किया था टॉम अवेल, जो काफ़ी अच्छा करते थे इस ग्राउंड पर। हिलद्रेथ का भी रिकॉर्ड्स अच्छे थे, लेकिन हिलद्रेथ का रोल अलग हो रहा था, इसीलिए उनके रन थोड़े से कम बन रहे थे, लेकिन अभी जो है उनका रोल भी अलग होगा। तो साथ में डेविस और लेमन भी आपको दिख जाएंगे। लेमन भी पिछले सीजन में बहुत बढ़िया फॉर्म पर थे, लेकिन अभी उस तरह के फॉर्म पर नहीं है, हालांकि पिछले मैच में वो खेले थे। पेसर्स का अपर हैंड, इस सीजन के मैचेस अगर हम देख लें, इस सीजन में पहले 2 मैचेस हारी थी सोमरसेट, को याद होगा। बैटिंग से कंसिस्टेंटली अच्छा करने के बावजूद भी वो हार रहे थे, लेकिन तीसरे मैच पर आकर वो रिदम उन्होंने वापस हासिल किया बॉलिंग का। तो देखिए 185 रनों की कोई कमी नहीं हो रही है। हिलद्रेथ, उसके बाद नीचे से ग्रेगोरी, ग्रीन, बायरॉम, सब ने कंट्रीब्यूट करा। पेसर्स का ही यहाँ पर है, स्पिनर्स को आपको खास कुछ करते हुए दिखेंगे नहीं आप। बीच में शायद एक आध विकेट मिल भी जाए, लेकिन स्पिनर्स के लिए खास यहाँ पे कुछ होता नहीं है। लेग स्पिनर हो तो आप एक बार के लिए सोच भी सकते हो, नहीं तो इग्नोर भी करेंगे तो भी मुझे नहीं लगता दिक्कत होना चाहिए। एसेक्स ने भी यहाँ पर चेस कर लिया। बर्शन डेलैंग जो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं इस ग्राउंड पर, लगातार 3 मैच में जो उन्होंने खेले हैं, तीनों में ही, और स्पेशली इनको बैटिंग मिल जा रही थी। जो पहले 1-2 मैच में उन्होंने बैटिंग भी काफ़ी अच्छा करा हुआ है, साथ में डेवी और ब्रुक्स। अगला मैच सोमरसेट ने वापस से बैटिंग अच्छा करा, वापस से हमें ग्रीन के कुछ स्कोर्स देखने को मिले, स्मिथ का कुछ रन, आबेल के कुछ रन। पेसर्स का अपर हैंड साढ़े ने यहाँ पर चेस कर लिया, वो भी 4 ओवर रहते, आप समझ सकते हैं 4 ओवर रहते, 188 फॉर 3, मतलब बहुत ही मतलब बड़ा स्कोर होता है वो। डेलैंग, डेवी वापस से, और आखिरी जो मैच हुआ सोमरसेट ने यहाँ पर और ज़्यादा रन बना दिया। मतलब जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़ते जा रहे हैं, रन्स बढ़ते ही जा रहे हैं। देखो 185, उसके बाद 187, उसके बाद 200, फिर से आपको आबेल दिख जाएंगे, गोल्ड्सवर्थ दिख जाएंगे और हिलद्रेथ दिख जाएंगे। पेसर्स का ही है जो भी है।
केंट ठीक ठाक ही बैटिंग था, बहुत बुरा नहीं था, लेकिन वो चेज नहीं कर पाए, 200 रन के प्रेशर के आगे झुकना ही पड़ा उनको। डेलैंग, वॉलर, क्रेग ओवर्टन, डेवी, गोल्ड्सवर्थ यहाँ पर आपको दिख रहा है। डेवी यहाँ पर काफ़ी कंसिस्टेंटली विकेट निकाल रहे हैं, हर मैच में उनके हाथ में विकेट है। पिछले 1-2 मैच में उनके हाथ में विकेट नहीं आया था, तो हो सकता है लोग धीरे धीरे उनको भूल जाए, लेकिन इस ग्राउंड पे आप उनको अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते। डेलैंग आज के मैच में वापस आ सकते हैं, किसके जगह पर मैं समझाता हूँ आगे। साथ में क्रेग ओवर्टन तो है ही, जो आपके लिए बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट कर ही देंगे। और गोल्ड्सवर्थ जो आखिरी मैच खेल रहे हैं यहाँ पर, वो हमेशा ही हैंडी परफॉर्मर होते हैं, आपकी टीम में हमेशा ही होने चाहिए। भले ही कैप्टन मैच बनाइए नहीं बनाइए, लेकिन टीम में आपके होने चाहिए, कंसिस्टेंटली आपको कुछ ना कुछ पॉइंट स्कोर करके देते हैं। तो ये है इस ग्राउंड की कहानी। यहाँ पर रन्स बहुत बनते हैं, ये हमने फिक्चर में भी देखा है, यहाँ पर भी देख रहे हैं। ग्रेजुअली रन्स बढ़े ही जा रहे हैं। पहले 2 मैच में चेज हुआ था, आखिर में चेज नहीं हुआ, लेकिन चेजिंग टीम ने भी अच्छी खासी बैटिंग करी। तो हमारा जो टीम जो होगा वो एक बैटिंग हैवी टीम होगा, ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टन भी हमें बैट्समैन से ही बनाना है, ये भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम डेप्थ में जाएंगे कि कौन से टीम का बैट्समैन और कौन से टीम का कहाँ पे स्ट्रेंथ और वीकनेस है, और वो देखने के लिए हमें आना पड़ेगा प्ले ग्राउंड के सेक्शन पे। सोमरसेट की तरफ से जो चेंज होगा वो है डेवन कॉर्बे ओपनिंग करने आएंगे, ये बिल्कुल पक्की बात है। टॉम बैटन को टीम बाहर तो करेगी नहीं, लेकिन मुझे लगता है किसी एक इनफॉर्म या इन टच प्लेयर को ही वो बाहर करेंगे। टॉम बैटन नाम बड़े हैं, तो ओपनिंग डाउन बैंटन और डेवन कॉर्बे करने आएंगे। उसके बाद हिलरेथ 1 डाउन या 2 डाउन आ सकते हैं विल स्मिथ के बाद, ठीक है। लेकिन हिलरेथ का रोल यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। विल स्मिथ भी मतलब जब तक खेलते हैं अच्छा लगते हैं, लेकिन ज़्यादा देर खेल नहीं पाते हैं, और पिछले सीजन में भी ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व करा है। टैलेंटेड बहुत ज़्यादा है, हो सकता है आने वाले सीजनों में बहुत बड़ा कुछ करे, लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी की इनके पास थोड़ी सी कमी है। उसके बाद गोल्ड्सवर्थ है, बेन ग्रीन भी एक ऑप्शन है, अगर टीम कुछ करना चाहे तो इनके साथ भी कर सकती है। ग्रेगोरी, ओवर्टन, मर्चेंट डेलैंग, वॉलर, डेवी। अभी देखिए बेन ग्रीन का कोई रोल नहीं बनता है, और मर्चेंट डेलैंग को टीम यूज़ करती है एज एन ऑलराउंडर, ठीक है। तो क्या कर सकती है टीम की मर्चेंट डेलैंग को वो ला सकते हैं बेन ग्रीन की जगह पर, और जैक लीच को भी साथ में खिला सकती है। जैक लीच का मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई रोल बनना चाहिए। जैक लीच पहले भी स्क्वाड में थे, लेकिन पिछले मैच पर जब वो केरिंगटन ओवल में खेलने गए तभी उनको खिलाया गया, क्योंकि आपको पता ही होगा केरिंगटन ओवल में स्पिनर्स का रोल आता है, और इसीलिए उनको खिलाया भी गया, प्रॉपर बॉलिंग भी मिली और उन्होंने परफॉर्म भी करा। लेकिन यहाँ पर वापस से जैक लीच को बेंच कर भी दिया जा सकता है, और अगर बेंच नहीं तो मुझे लगता है किसी और के जगह पर मर्चेंट डेलैंग का वापसी यहाँ पर होना ही चाहिए, ठीक है। बैटिंग से भी यहाँ पर वो काम कर ही देते हैं, और बॉलिंग से तो कंसिस्टेंटली विकेट है ही। इनमें से जो प्लेयर्स हमारे टीम में ज़रूर से होंगे। कीपर सेक्शन में बैंटन डिफ़ॉल्ट पिक है, ठीक है। मैकमैनस भी काफ़ी सही जगह पे यूज्ड हो रहे हैं और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि हैम्पशायर की बॉलिंग के बारे में मुझे बातें करना है आगे। और बैंटन बहुत दिनों से अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारा प्रेशर इनके ऊपर होगा। बड़े प्लेयर हैं, और इनका खेलने का स्टाइल क्या है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म पे नहीं है, लेकिन आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और क्या पता आज हैम्पशायर की बॉलिंग के सामने ये फॉर्म पे आ जाए। तो कीपर सेक्शन में हम इनको रख के चलेंगे, कैप्टन बैट्समैन नहीं बनाए भले ही। डेवन कॉनवे, मुझे नहीं लगता कि अगर मैं 50वीं टीम बनाता हूँ आज के मैच में, तो मेरे किसी टीम में ये ड्रॉप्ड होंगे, भले ये 0 बनाए, ये माइनस दे के जाएँ, लेकिन मेरे टीम में ज़रूर से होंगे। ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि मैं डेवन कॉनवे के अगेंस्ट में कुछ बोलूँ। मोमेंट ऑफ द लाइफ, फॉर्म ऑफ लाइफ, टाइम ऑफ लाइफ, जो भी आप कह लो, हर तरह का सिचुएशन इनके पास है। ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है जहाँ पर उन्होंने कुछ नहीं करा होगा। डोमेस्टिक कह लो, इंटरनेशनल कह लो, कुछ भी कह लो, हर जगह पे इन्होंने परफॉर्म करके रखा हुआ है। और इंटरनेशनल सर्किट में सभी ने इनको अंडरएस्टिमेट करा हुआ था इनिशियली, लेकिन अभी लोग इनकी कैलिबर को समझ रहे हैं। अभी भी कुछ लोग डाउट करते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम आएगा, मैंने मतलब 2 साल पहले ही जब मैंने न्यूजीलैंड के डोमेस्टिक सर्किट में वेलिंगटन को खेलते थे वो, तब से ही इनको नोटिफाई करके रखा हुआ था, तब से ही मैंने समझ लिया था कि ये बंदा बहुत आगे जाएगा। हालांकि हो सकता है अभी अब ये नाम आने मेरी बातें, लेकिन अभी ये हो रहा है। जिन्होंने मेरी बातें उस समय सुनी थी वो आज भी कहते हैं कि डेवन कॉनवे को मैंने 2-2.5 साल पहले ही देख लिया था। तो जो भी हो, इतनी बातें करके कोई फ़ायदा नहीं है। मोस्टली जो कहने वाला बात है कि ये मेरी टीम में ज़रूर से होंगे, और बल्लेबाजों में से अगर मुझे किसी को कैप्टन बनाना पड़े, जो मुझे बनाना चाहिए इस मैच पे, तो वो डेवन कॉनवे ही होंगे, भले ही वो कुछ भी नेगेटिव करे। उसके बाद हिलरेथ, ये 3 हमारी टीम में ज़रूर से होंगे। चौथा बैट्समैन मैं गोल्ड्सवर्थ के साथ जाना पसंद करूँगा, क्योंकि थोड़ी सी बॉलिंग क्वेश्चन दे देंगे और मुझे थोड़ा ज़्यादा कंसिस्टेंट नज़र आते हैं ये। ग्रेगोरी मेरी टीम में ज़रूर से होंगे, और मैं इनको अंडरएस्टिमेट करने वाला हूँ नहीं, भले ही ये उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, इनके हिस्ट्री इनके सपोर्ट में है, और T20 में आप ग्रेगोरी जैसे प्लेयर को अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो 5 प्लेयर्स यहाँ से हो गए। क्रेग ओवर्टन छठा प्लेयर, डेवी मेरे लिए 7वां प्लेयर होगा। अभी डेलैंग और ओवर्टन में से मुझे कन्फ्यूज होगा कि मैं किसको लूँ। अगर पहले बैटिंग आती है सोमरसेट की और डेलैंग खेलते हैं, सबसे बड़ी बात तो वही, अगर डेलैंग खेलते हैं और सोमरसेट का पहले बैटिंग आ गया, तो डेलैंग आँख बंद करके आपकी टीम में होने चाहिए, ठीक है। किसके जगह पर वो देखना पड़ेगा, लेकिन मेरे टीम में ज़रूर से होंगे। हो सकता है डेवी के जगह पर या ओवर्टन के जगह पर, किसी के भी जगह, क्योंकि तब जाके इनके पास बैटिंग भी आ जाएगी और बॉलिंग से भी कंसिस्टेंट यहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे स्मॉल लीग शॉर्ट लिस्ट में
1 2 3 4 5 6 7 और 8, इन 8 में से 6 या 7 प्लेयर्स को हम लेके जाएंगे। टॉस के ऊपर डिपेंड करेगा डेलैंग और डेवी का इंपॉर्टेंस क्या हो रहा है। पिछले मैच में लेमन भी खेले थे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यही बाहर जाएंगे और कॉनवे के लिए जगह बनाएंगे। डेलैंग लीज दोनों ही एक साथ भी खेल सकते हैं अगर टीम बेन ग्रीन को बाहर करती है तो, ठीक है, और दोनों में से कोई एक खेलेंगे अगर लीज को टीम ड्रॉप करती है। ये देखना पड़ेगा प्लेइंग गेम में आने के बाद ये पता चलेगा हमें। हैम्पशायर की तरफ से बात करें तो विंस और डार्सी शॉट ओपनिंग करेंगे, उसके बाद वेदरली, मैकमैनस, कॉलिन डे ग्रैंडम इस मैच में वापस आने वाली। CDG मतलब कॉलिन डे ग्रैंडम है। ज़्यादा कुछ तो मैंने इनिशियल करते हुए देखा नहीं है, लेकिन ये भी T20 स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते ही रहते हैं, ये देखा गया है। बॉलिंग इनको मिलेगी या नहीं पता नहीं, लेकिन बैटिंग में या प्रमोशन इनको मिल सकता है। अभी इनको बैटिंग प्रमोशन मिलने का मतलब मैकमैनस नीचे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फुलर हैं, बहुत ही बढ़िया फॉर्म पर है, जितना मौका मिल रहा है अच्छा कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि इनको मौके ज़्यादा नहीं मिलते हैं, ठीक है। और अभी डॉसन भी अवेलेबल हैं, उनके जगह पर अगर डायरेक्ट रिप्लेसमेंट कॉलिन डे ग्रैंडम आते हैं और उनको प्रॉपरली बॉलिंग नहीं दी जाती है तो फुलर के पास बॉलिंग भी आ सकती है। तो फुलर मेरे टीम में आपको दिख जाएंगे क्रेडिट सेवर के तौर पे ही सही, और अभी तक जितना मौका मिला है उन्होंने अच्छा ही करा है। 2 ओवर की बॉलिंग भी कहीं नहीं जाती है, लेकिन इससे ज़्यादा मिलेगा या नहीं ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। नीचे आएंगे तो स्टीवनसन है, क्रेन, स्कॉट क्यूरी आज के मैच में खेल सकते हैं ब्रैड वील और क्रिस वुड के साथ, क्योंकि काइल अबॉट अवेलेबल नहीं है। स्कॉट क्यूरी डोमेस्टिक लेवल में बहुत ही बढ़िया करके आए हैं, मतलब हर फॉर्मेट पे। लेकिन एक छोटा सा चीज़ है जो मैं बताना चाहूँगा, सीज़न की शुरुआत में ये कतई आग मूंद रहे थे, मतलब बॉलिंग से, चाहे वो 4 डे मैच हो जाए, चाहे वो T20 हो जाए, हर फॉर्मेट पे। तो मैं तब आपको बता रहा था जब हैम्पशायर के पहले के मैचेस हम कवर कर रहे थे कि स्कॉट क्यूरी अगर खेलते हैं तो मेरी टीम में ज़रूर से होंगे, लेकिन रिसेंटली उनका फॉर्म थोड़ा सा डाउनवर्ड गया है, थोड़ा सा, ठीक है। उतना ज़्यादा वो विकेट टेकिंग नहीं ऑप्शन दिख रहे हैं। बैटिंग ये कर लेते हैं, ये आपके लिए एडवांटेज है, और क्रेडिट भी आपको बचा के दे सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बढ़िया क्रेडिट सेवर फंड आपके लिए बन सकते हैं अगर आपको क्रेडिट का कहीं भी इशू आ रहा है तो। लेकिन इनिशियली मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि उनका फॉर्म रिसेंटली अच्छा नहीं चला है, लेकिन अभी भी जो परफॉर्म उन्होंने सीजन के शुरुआत में करके रखा था ना, उसका रिफ्लेक्शन अभी भी दिख रहा है। उनके स्टेटिस्टिक्स जो हैं बहुत ही बढ़िया नजर आ रहे हैं लोअर डिवीजन क्रिकेट में। तो स्मॉल लीग में हम विंस को रखेंगे। 2 जो मैच खेली है हैम्पशायर, जिनमें से एक मैच वो जीते हैं इस ग्राउंड पे, उनमें विंस का कंट्रीब्यूशन था, और ये कंडीशन उनके काफ़ी सपोर्ट में आ सकता है। डार्सी शॉट ऑप्शनल है, ठीक है। डार्सी शॉट मुझे पता है बहुत बड़ा T20 स्पेशलिस्ट हैं, बॉलिंग भी थोड़ी बहुत करवा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है इनको थोड़ा सा इशू आ सकता है। और सबसे बड़ी बात, अगर ये 10 क्रेडिट लेके मेरे लिए 30 रन भी बना देते हैं ना, क्योंकि बॉलिंग से मुझे उम्मीद नहीं है, तो भी मेरा कोई खास फायदा होने वाला है नहीं, ठीक है। क्रेडिट का इशू आने वाला है, और इसीलिए मैं डार्सी शॉट को थोड़ा सा हो सकता है आज के मैच सेक्रीफाइस करूं। फॉर्म पे ये भी बहुत अच्छे नजर नहीं आए हैं। आप कह सकते हैं कि आखिरी मैच में उन्होंने मिडिलसेक्स के अगेंस्ट में रन बनाया। मेरा सवाल ये है कि मिडिलसेक्स के अगेंस्ट में किसने रन नहीं बनाया, ठीक है। अब तक जितने भी टीमों ने खेला है, आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स ही मिडिलसेक्स के अगेंस्ट में रन बना के जाते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो कॉलिन इनग्राम का ही है ना। उसके बाद वेदरली आपके लिए अच्छे क्रेडिट सेवर बन सकते हैं, अच्छा कर रहे हैं। पर्सनली ये भी मुझे कुछ खास दिखे नहीं है फॉर्म की बेसिस पे बात करूं तो, लेकिन बैटिंग हैवी टीम बनाओगे आप और किसी बैट्समैन को लोगे नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। मैकमैनस कीपर सेक्शन में हो गए, इनको क्रेडिट सेवर के तौर पे आप बना सकते हो, लेकिन इनको लेने के चक्कर में टीम का बैलेंस बिगड़ सकता है। कॉलिन डे ग्रैंडम उसके बाद है, पता नहीं टीम किस तरह से यूज़ करेगी। मैं हो सकता है इनिशियली आज के मैच में इग्नोर ही करूं, क्योंकि मुझे बेटर ऑप्शंस की तलाश होगी जो शायद मुझे कहीं और पर मिल जाए। जेम्स फुलर उसके बाद जो मेरे टीम में हो सकता है हो जाए, क्योंकि स्पेशली डॉसन जब नहीं है तो इनको बैटिंग में भी ऊपर भेजा जा सकता है, और ये बॉलिंग भी थोड़ी बहुत ज़्यादा कर सकते हैं आज के मैच में। बॉलरों में से यहाँ पे क्रिस वुड के रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। एक बार उन्होंने 5 विकेट भी निकाला हुआ है इस ग्राउंड पर। बाकी किसी बॉलर पे मुझे खास भरोसा नहीं है, और इसीलिए मैंने आपको बताया कि टॉम बेंटन का जो आउट ऑफ फॉर्म का सीन है, अगर किसी मैच में वापस आ सकता है तो जितने मैचेस में आने के चांसेस हैं उनमें से ये एक मैच हो सकता है, क्योंकि बॉलिंग वापस से इनएक्सपीरियंस नज़र आ रही है हैम्पशायर की। क्रिस वुड एक्सपीरियंस्ड है। बाकी अगर आप बॉलर को देखेंगे तो क्यूरी, ब्रैड वील, स्टीवनसन का पास भी एक्सपीरियंस है, लेकिन खास कुछ उन्होंने अभी तक करा नहीं है। तो यहीं पे मुझे लगता है थोड़ा सा वीक जोन हो सकता है। बैटिंग में फिर भी काफ़ी लंबी बैटिंग है हैम्पशायर की तरफ से, चलो सभी ने कंट्रीब्यूट करा, 20-25 करके काम हो जाएगा। लेकिन बॉलिंग पे स्पेशली ऐसे ग्राउंड पे जहाँ पे ग्रेजुअली रन्स बढ़े जा रहे हैं, मुझे लगता है आज तो छामत आने वाली है हैम्पशायर की बॉलिंग के सामने, ठीक है। अभी देखिए क्रिकेट है, पिछले मैच में आपने देखा यॉर्कशायर बनाम वॉर्चेस्टर का मैच का जो हुआ था, एक ओवर में 3 विकेट निकाल लिया था पेनिंगटन ने। अभी पेनिंगटन ने अपने करियर में इस तरह की बॉलिंग कभी करी है या नहीं मुझे नहीं पता, ठीक है। सिर्फ एक ओवर में 3 विकेट नहीं, पहले तो ओवर में उन्होंने रन ही नहीं दिया था। तो देखिए ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आप मतलब सपने में भी नहीं सोचे, लेकिन कॉमन सेंस जो है, सिचुएशन जो है और हिस्ट्री जो है, वो मुझे बिल्कुल यही दिशा रहा है कि
आज के मैच में हैम्पशायर की बॉलिंग की हालत ख़राब होने वाली है। ठीक है, तो स्मॉल लीग में हम कौन कौन से प्लेयर को रखेंगे? हम रखेंगे फिंच को। डार्सी शॉट अगर क्रेडिट बच जाए तो रख लेना। T20 में डार्सी शॉट मतलब इग्नोरेबल प्लेयर नहीं है, लेकिन क्रेडिट मुझे नहीं मिल रहा है और इनके फॉर्म को लेकर भी डाउट है, इनकी बॉलिंग भी यहाँ पे शायद ही काम पे आए, तो इसीलिए मैं इनिशियली नहीं दे रहा हूँ। इनके जगह पर मैं ले रहा हूँ वेदरली को और फुलर को। ठीक है, तो 3 हो गए हमारे यहाँ से, और बॉलरों में से क्रिस वुड, ये 4 हमारे टीम में होंगे। 5वां प्लेयर क्रेडिट सेवर के तौर पे आप क्यूडी कंसीडर कर सकते हो। मेसन ग्रीन लेग स्पिनर है, थोड़ा बहुत शायद काम पे आ जाए, लेकिन स्पिनर्स का आपने देखा खास कुछ यहाँ पे है नहीं, तो स्कॉट क्यूरी हम कंसीडर कर सकते हैं, मैकमैनस को कंसीडर कर सकते हैं, और अगर क्रेडिट बच जाए तो डार्सी शॉट। तो अच्छा, बेंच पे एक प्लेयर है, मुझे नहीं लगता इनको खेलने का मौका मिलेगा। टॉम शायद नाम है इनका, प्रेस्ट। अभी इनके बाजू में मैंने ऐसा साइन क्यों देखे रखा है? इनका उम्र है सिर्फ 17 या 18 साल, लेकिन इस बंदे ने T20 सर्किट में 2 शतक लगा के रखा है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मतलब 4 डे जो मैच होता है वहाँ पर मतलब 13 शतक लगा के रखा है इन्होंने, और एक 13 शतक है, एक दोहरा शतक भी इनके खाते में है, और उम्र मैंने क्या बताया 17 या 18 साल, तो कुछ ज़्यादा ही टैलेंटेड नज़र आते हैं ये बंदे मुझे। तो इनको अगर खेलने का मौका मिलता है तो आप शायद कुछ सोच सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कहीं पे खेलने का मौका मिलने वाला है इनको। बस यही है। कैप्टन मैसेरन चॉइस की बात करें तो समरसेट के होकर बैंटन और कॉनवे सेफेस्ट्री में होंगे। ठीक है, हिलग्रेथ के साथ भी लोग जा सकते हैं, लेकिन बैंटन स्पेशली बैटिंग फर्स्ट में काफ़ी लोगों के कैप्टन मैसेरन ऑप्शन में आ जाएंगे, ये आप कंसीडर कर सकते हो। उसके बाद गोल्ड्सवर्थ है, रिस्क लेना है तो वॉलर और डेलैंग ग्रेगोरी में से कोई एक, और इस बार यहाँ पर आप ओवरटन को भी कंसीडर कर सकते हो अगर डेलैंग नहीं खेलते हैं तो। डेलैंग नहीं खेलते हैं तो ओवरटन डिफॉल्ट भी हो जाते हैं। ठीक है, हैम्पशायर की तरफ से शॉट और फिंच से होंगे। उसके बाद क्रेन, काफ़ी लोग कैप्टन भास्कर शायद नहीं, लेकिन टीम में सबके होंगे, ये आप कंसीडर कर सकते हो, लेकिन हम शायद कुछ बेटर ऑप्शन की तरफ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करें इस मैच में। उसके बाद कॉलिन डग्रैंडम नाम बड़ा है इनका, तो काफ़ी लोग कैप्टन भास्कर बनाएंगे भी, लेकिन खास कुछ मैंने करते हुए नहीं देखा है ओवर द सीजन अभी तक इनको। थोड़ा सा बैटिंग, थोड़ा सा बॉलिंग, यही कॉन्ट्रीब्यूशन है, खास कुछ अभी तक देखा नहीं। अभी देखना पड़ेगा कि इस टीम में किस तरह का रोल वो प्ले करते हैं। और उसके बाद वेदरली बैट्समैनों में से और क्यूरी फुलर में से अगर कुछ देखना चाहते हो तो देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। अच्छा, क्रेडिट का इशू नहीं आया है, मैंने सोचा था कि क्रेडिट का इशू आएगा तो मैं इसीलिए डार्सी शॉट को इग्नोर करने की सोच रहा था। यहाँ पर मैंने ओवरटन को नहीं रखा है, और काइल एबर्ट को मैं पहले ले रहा था, तो कि वो तो खेलेंगे नहीं। ओवरटन को लेना था मेरे को, अगर डेलैंग नहीं खेलते तो मैं ओवरटन को लेने की कोशिश करूँगा। तब अगर मुझे क्रेडिट बचाना पड़े तो डार्सी शॉट की जगह पर मैं यहाँ पे या तो मैकमैनस को ले लूँगा, या फिर फुलर, जो मेरे लिए पर्सनल फेवरेट ऑप्शन में होंगे, इनको लूँगा। स्टीफेंसन को 9.5 क्रेडिट क्यों देके रखा है मुझे अभी तक पता नहीं, सच में बता रहा हूँ। तो लेकिन जो भी हो, यहाँ पे हमारे लिए क्रेडिट इशू नहीं आ रहा है। ठीक है, डेलैंग नहीं खेलते हैं, ओवरटन को लेना है हमें, ये पकड़ के चलना, ज़रूरत पड़ने पर हम शॉट को भी यहाँ पर इग्नोर कर सकते हैं। अच्छा, तो ये कॉम्बिनेशन मुझे काफ़ी सही नज़र आ रहा है। ठीक है, हमारे पास देखो टॉप 3 यहाँ पर बैट्समैन हैं, 4 में से 3 बैट्समैन हैं। अच्छा, यहाँ पर विल स्मिथ भी हैं क्रेडिट सेवर के तौर पे, इनको भी काफ़ी लोग कंसीडर कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको स्कॉट क्यूरी मिल जाएंगे, ये भी अच्छे क्रेडिट सेवर बन सकते हैं, आप इनको भी कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, हमने टॉप 4 में से 3 बैट्समैन ले रखा है, और यहाँ पर भी टॉप 4 में से लगभग 3 बैट्समैन हैं, तो बैटिंग डोमिनेशन वाला सीन तो हमने बना लिया है। उसके बाद ग्रेगोरी और गोल्ड्सवर्थ को भी हमने रखा है हिटिंग के लिए लास्ट पे, और थोड़ी सी बॉलिंग भी करवा देंगे। ठीक है, ग्रेगोरी ज़्यादा क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन क्योंकि क्रेडिट इशू नहीं आ रहा है और मुझे ग्रेगोरी को वैसे ही छोड़ना नहीं है, तो मैंने लेकर रखा है। बॉलरों में से डेवी इस ग्राउंड पे मैं अंडरएस्टिमेट नहीं करने वाला हूँ। क्रिस वुड रिकॉर्ड अच्छे हैं, हालांकि इनके ऊपर आप काम कर सकते हो, लेकिन ये काफ़ी कंसिस्टेंट विकेट टेकर होते हैं। क्रेडिट सेवर के तौर पे आप क्यूरी को कंसीडर कर सकते हो, बस यही है। और डेलैंग अगर खेलते हैं मस्ट हैव है, कोई मतलब सेकंड थॉट ही नहीं है। अगर नहीं खेलते हैं तो ओवरटन मस्ट हैव हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमने ज़्यादा कोई स्पिनर वगैरह नहीं रखा है, टॉप ऑर्डर बैट्समैन को कंसीडर भी करा है। कैप्टन मैसेरन चॉइस की बात करें तो कॉनवे, और मैं इनके बाहर जाने नहीं वाला हूँ, और मैं हो सकता है मैनिपुलेटेड हूँ, मैं बायस्ड हूँ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कॉनवे ही मेरे कैप्टन होंगे। मैं अभी के लिए आपको बता रहा हूँ, वाइस कैप्टनसी के लिए आपके पास ऑप्शंस हैं, आप बैंटल के साथ जा सकते हैं, क्योंकि सामने वाली टीम की बॉलिंग निहायत ही बहुत अच्छी नहीं है। हिलग्रेथ भी बहुत सही ऑप्शन बनेंगे, क्योंकि इस मैच में इनका रोल अलग होगा, और इनके रिकॉर्ड्स भी कतई ख़राब नहीं है, और ये हिटिंग भी कर ही सकते हैं, ये तो उन्होंने दिखा ही दिया है। तो ये दोनों अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। और हैम्पशायर की तरफ से विंस अच्छे ऑप्शन हैं, लेकिन इनके फॉर्म को लेकर इशू है।
ठीक है। और इसीलिए मैं इनिशियली आपको नहीं कह रहा हूँ। आप यहाँ पे डेलैंग के साथ भी जा सकते हो इजीली अगर वो बैटिंग फर्स्ट करते हैं, क्योंकि तब इनके पास प्रॉपर्ली बैटिंग आ जाएगी। बॉलिंग तो वो अच्छा कर ही रहे हैं। गोल्ड्सवर्थ भी बहुत ही डिसेंट ऑप्शन है। तो काफ़ी सारे ऑप्शन है वाइस कैप्टन में से। बैंटन आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर उनके पास स्कोप बन सकता है कुछ अच्छा कुछ करे। कीपिंग से तो पॉइंट वो देते ही हैं। तो कैप्टन कॉनवे, वाइस कैप्टन बैंटन, या ये भी कर सकते हो। थोड़ा रिस्की हो जाएगा क्योंकि अगर एक विकेट गिर गया तो कोई ना कोई आपका कैप्टन या वाइस कैप्टन में से गया। हिलद्रेथ के साथ जा सकते हो आप, या फिर यहाँ पर गोड्सवर्थी। ये तीन ऑप्शंस हैं। अगर आप सेफ देखना चाहते हो और रिस्की में जाना चाहते हो तो डेलैंग। ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें, सारी एनालिसिस। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट टाइम पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।